हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आपके लिए मैं एक और न्यू स्टोरी शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगचांग स्टोरी है। इसमें टॉप वांगजी है और बॉटम विंग है और ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है चाइना का एक छोटी सी सिटी चोंगचिंग सिटी से, जहां लोग अपने बच्चों को पालने के लिए उसके आसपास के गांव में जाकर वहां के किसानों के साथ काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। कुछ लोग मछली पकड़ के उन्हें मार्केट में बेचते थे और कुछ लोग अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जी उगाकर उन्हें मार्केट में बेचा करते थे। वहीं उस सिटी में हम अपने मेन लीड विंग को देखते हैं, जो कि एक ओमेगा बॉय है और वो इस समय 10 साल का है। विंग की मां कांसा सेरेन ने वी चांसे से शादी की थी, लेकिन किसी बीमारी के कारण वी चांसे का निधन हो गया। वहीं विंग की मां कुछ टाइम तो अकेले ही विंग को पालती रही, मगर ये सब विंग की मां के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए कांसा सेरेन उसी गांव में रहने वाले किसी और पर्सन से मैरिज कर लेती हैं, ताकि विंग और वो अच्छे से वहाँ रहे और भरपेट खाना खा सके। मगर अफसोस, वो इंसान बहुत ज़्यादा निकम्मा था। वो विंग के माँ के पैसों पर ही जीता था, जो कि कांसा सेरेन दिन भर दूसरों के खेत में काम करके कमाती थी। वहीं कांसा सेरेन अपने खेत में कुछ सब्जी उगाती थी, जिसे हमारा विंग मार्केट में बेचा करता था। वहीं हमारा सेकंड मैन लीड वांगजी, जो विंग के ही दुकान के सामने अपनी मछलियों को बेचा करता था, क्योंकि वो विंग को पसंद करता था। साथ ही वो ये भी जानता था कि विंग को पढ़ने का कितना शौक है, इसलिए वो सब्जी को बेचते समय विंग को पढ़ने का मौका देता था। धीरे धीरे विंग और वांगजी साथ में बड़े होने लगे। वहीं विंग ने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट कर ली थी। वो आगे पढ़ना चाहता था, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आगे पढ़ सके। इसलिए विंग ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, वहाँ काम भी करेगा और अपने पढ़ने के सपने को भी पूरा करेगा। वहीं वांगजी, जिसका सपना केवल विंग के साथ शादी करने का, साथ ही उसको अपने जीवन की सारी खुशियाँ देने का सपना था, वो उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करता था। लेकिन हमारे विंग को तो शहर में अपना सपना पूरा करना था। इसलिए विंग ये बात वांगजी को बताता है, जहाँ वांगजी विंग को उसके सपने में उसका साथ देने को कहता है। और अब वो दोनों ही उस सिटी से शहर आ जाते हैं, जहाँ दोनों ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखकर सोच रहे थे कि वाओ, यहाँ लोग कितने अमीर हैं, उनके पास कितना पैसा है। यही सोचते हुए वो बीजिंग की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी एक जगह आकर दोनों थक कर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा बड़े नहीं थे, बल्कि विंग 16 साल का था और वांगजी 20 साल का था। अब ये लोग किसी से हेल्प मांगते मांगते एक चीप से होटल में पहुंचते हैं, जहां घंटे के हिसाब से रूम मिलता था। वहीं इन दोनों से भी पूछा जाता है कि तुम्हें कितने घंटे के लिए रूम चाहिए। तो वांगजी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। वांगजी सीधा कहता है कि उसे पूरी रात के लिए कमरा चाहिए। जो सुनकर वो पर्सन कहता है, ठीक है, पैसे निकालो। वांगजी अपने में से कुछ पैसे उस होटल वालों को दे देता है। और अब विंग और वांगजी एक ही रूम में थे, जहाँ विंग वांगजी से पूछता है, वांगजी, तुमने एक ही रूम क्यों लिया, 2 रूम क्यों नहीं लिए? जो सुनकर वांगजी कहता है, वो इसलिए विंग, क्योंकि ये शहर है और जब तक हमें काम नहीं मिलता, हमें अपने पैसे संभाल के खर्च करने होंगे। वैसे भी यहाँ हर चीज़ महंगी है। तभी विंग कहता है, हाँ, ये शहर है तो महंगा तो होगा ना। फिर विंग वांगजी से कहता है, चल ठीक है, हम अब सो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। वांगजी कहता है, हाँ, मैं भी थक गया हूँ। बाद में वांगजी जो ज़मीन पर सो रहा था, तभी विंग कहता है, वांगजी, तुम ज़मीन पर क्यों सो रहे हो? आओ इधर मेरे साथ आ जाओ। तभी वांगजी कहता है, विंग, क्या शादी से पहले साथ सोना अच्छा होगा? तभी विंग पूछता है, शादी? किसकी शादी? वांगजी कहता है, तुम्हारी और मेरी। विंग मुस्कुराकर कहता है, तुमसे शादी? वांगजी, तुमसे शादी कौन करना चाहता है? वैसे भी तुम मेरे केवल अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे प्यार वार नहीं करता, और हाँ, शादी के बारे में सोचना भी नहीं। तभी वांगजी कहता है, क्यों? विंग कहता है, क्योंकि मुझे ऐसे पर्सन से शादी करनी है जो मेरे हर सपने को पूरा कर सके, मुझे खुश रख सके। मेरे सपने बहुत बड़े हैं वांगजी, और मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। ये शादी बच्चे की टेंशन में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं इस शहर में अपना नाम बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझसे शादी का ख्याल छोड़ दो और यहाँ आ जाओ, वरना फर्श पर तुम्हें ठंड लग जाएगी। इधर वांगजी बेड पर तो आ जाता है, मगर उसके दिलो दिमाग पर
विंग की बात छप जाती है कि वो ऐसे पर्सन से शादी करेगा जो उसे खुश रखेगा, उसके हर सपने को पूरा करेगा। वांग जी भी इस चीज़ को समझता था कि विंग ने बचपन में ही बहुत कुछ झेला है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। और अब जैसे ही विंग और वांग जी सोई थे कि तभी गेट पर ज़ोर ज़ोर से नॉक होता है। वांग जी जल्दी से गेट ओपन करता है तो देखता है बाहर पुलिस है, जो वांग जी को पकड़ते हुए कहता है, क्या बच्चे अभी से तेरे अंदर जवानी फूट रही है? बता तेरा पार्टनर कहाँ है? उधर दूसरा पुलिस वाला विंग से पूछता है, बता तेरा नाम क्या है, तेरी उम्र क्या है, तू कहाँ से आया है? और वो लोग विंग और वांग जी को पुलिस वैन में बिठाते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ उन सब का सीनियर उन लड़कों को मारते हुए कहता है, ये सब क्या है? हाँ, तुम अल्फ़ा लोग ओमेगा को होटल में ले जाते हो और फिर वहाँ गुटरगू करके उन्हें छोड़ देते हो। इसके बाद जब ओमेगा प्रेग्नेंट हो जाता है तब वो उस बेबी को रोड पर छोड़ देता है। तुम लोगों को पता है तुम लोगों की वजह से चाइना का पॉपुलेशन कितना बढ़ गया है? और वो उन सबको मारकर फिर बाहर आता है और दूसरे लोगों को देखता है, जिनमें विंग और वांग जी भी खड़े थे। तभी वो इंस्पेक्टर वांग जी और विंग को देखता है और उन दोनों को पास बुलाकर कहता है, तुम दोनों का क्या नाम है तुम्हारा? विंग और वांग जी अपना नाम बता देते हैं। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारे पार्टनर की एज तो कम लग रही है, तुम्हें पता है किसी नाबालिग लड़की के साथ वो सब करके तुम्हें 7 साल की सज़ा हो सकती है? तभी वांग जी कहता है, नहीं सर, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। हम लोग तो अभी अभी गाँव से आए हैं, काम की तलाश में हैं, इसलिए हम पूरा दिन थक गए थे और हमने किसी से पूछा कि यहाँ आसपास रहने की जगह है, तो उस पर्सन ने हमें वो जगह बता दी और हम लोग चले गए। हमें नहीं पता था कि वो होटल ऐसा वैसा होटल है। इस पर विंग भी कहता है, हाँ सर, हम तो आराम करने गए थे बस। वो इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा झूठ बोलते हो, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर वहाँ के हवलदार को आवाज़ लगाता है और कहता है, इन्हें लॉकअप में बंद कर दो। अब वो हवलदार विंग और वांग जी को लॉकअप में बंद कर देता है। इधर विंग और वांग जी की आज की रात तो ऐसे ही लॉकअप में गुजरती है। नेक्स्ट डे वो इंस्पेक्टर उन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देता है। अब विंग और वांग जी लॉकअप से बाहर आते हैं, जहां उन्हें भूख लगी थी, इसलिए वो सबसे पहले रोड साइड फूड स्टोर से अपने लिए बंद लेते हैं और फिर खाकर सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करें। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है कि चलो पहले तो वो अपने लिए काम ढूंढते हैं, जहां वांग जी को देखकर लोग वांग जी को तो काम पर रखने को मान जाते थे, मगर विंग जिसकी एज छोटी थी उसे कोई काम पर नहीं रखता और इसी वजह से वांग जी भी काम नहीं करता, क्योंकि वांग जी चाहता था वो दोनों जहाँ भी काम करे साथ में काम करे। मगर कहीं वांग जी को काम मिल रहा था तो विंग को नहीं, और विंग को मिल रहा था तो वांग जी को नहीं। और अब ऐसे ही 1 हफ्ते पूरे हो जाते हैं और अब उनके पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए विंग वांग जी से कहता है वो लोग वापस गाँव ही चलते हैं, क्योंकि अभी विंग का शहर में कुछ नहीं हो सकता था। जो सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है विंग, गांव जाते हैं, मगर मैं नहीं, केवल तुम। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ विंग, तुम अकेले गांव जाओ और कुछ दिन गांव में रहो, मैं तब तक यहाँ काम करके कुछ पैसे कमाता हूँ। विंग कहता है, पर क्यों वांग जी? वांग जी कहता है, तुम भूल गए तुम्हें आगे पढ़ना है। विंग कहता है, हाँ वांग जी, मुझे आगे पढ़ना है, मगर मैं अपने पैसों से पढ़ना चाहता हूँ, ना कि तुमसे पैसे लेकर। इसलिए ये काम वाम का भूत उतारो और चलो गाँव वापस चलते हैं। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है विंग, और फिर दोनों ही बस स्टॉप जाते हैं और बस लेकर अपने गांव निकल जाते हैं। अब हम शाम का सीन देखते हैं, जहां विंग अपने घर में था और अपनी मां को बता रहा था कि उसे शहर में कोई जॉब नहीं मिली, क्योंकि उसकी एज कम है और वहां कोई भी कम एज के बच्चों से काम नहीं करवाता। जो सुनकर कांसा सेरेन कहती है, क्या? विंग कहता है, हाँ माँ, और हमारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। वहीं हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। लैन कुरेन वांग जी पर चिल्ला रहा था, नालायक, घर से सारे पैसे ले जाकर उन्हें खर्च करके तू वापस आ गया। हमने तो सोचा था कि तुझे वहाँ जॉब मिल गई होगी, मगर नहीं, तू खाली हाथ वापस आ गया। तभी वांग जी की मदर लैनी कहती है, बस करो कुरेन, अभी वो बच्चा ही तो है और नहीं मिला होगा उसे काम, वैसे भी वो ज़्यादा पढ़ा लिखा कहाँ है। तभी कुरेन कहता है, मैंने उसे उतना पढ़ाया है जितनी मेरी औकात थी, मेरी हैसियत थी। वैसे भी मछली पकड़ना और फिर उन्हें बेचना, उससे हमें कितना पैसा मिलता है? बस इतना ही ना, जिससे हम अपना घर चला सकते हैं। और वैसे भी तुम्हारे ये दोनों बेटे बिल्कुल नालायक हैं, एक को यही मछली पकड़ना है और दूसरा वो घूमकर वापस आ गया। ये सारी बातें वांग जी चुपचाप सुन रहा था
और अब वांग जी जब अपने बेड पर लेटा हुआ था तब वो यही सोच रहा था कि उसके घर वालों को तो बस पैसे कमाने की मशीन चाहिए थी, मैं नहीं। वहीं विंग की ख्वाहिशें भी बहुत बड़े बड़े थे। अब मैं क्या करूं, यही सोचते हुए हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां वांग जी अपने पेरेंट्स को खत लिखकर वापस से शहर आ जाता है और जहां उसने पहले बात की थी वो उसी के पास जाता है और कहता है वो काम करने के लिए तैयार है, मगर उस मालिक ने किसी और को रख लिया था। फिर ऐसे ही वांग जी हर उस शॉप पर जाता है जहां उसने काम के लिए बात की थी, मगर उन सभी जगह से वांग जी के हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि उन सभी ने किसी और को ही रख लिया था। इधर वांग जी जो सुबह से काफ़ी थक गया था, क्योंकि ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही उसने खाना खाया था, ऊपर से चलते चलते वो थक गया था। और फिर एक गार्डन में जाकर एक बेंच पर अपना एक छोटा सा बैग रखता है और वही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की आँख खुलती है, वो फिर से काम की तलाश में लग जाता है। जहां अब 2 दिन हो चुके थे, वांग जी ने कुछ भी नहीं खाया था और वो शाम को उसी बेंच पर सोया करता था। अब ऐसे ही तीसरे दिन वांग जी भूखा प्यासा फिर से काम की तलाश में निकलता है, जहां आज उसे एक ग्रैंडमा मिलती है। वो अपने स्टूल को खींचकर रोड पर ले जा रही थी, मगर उसके हाथ में शायद इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस उम्र में उस स्टूल को खींच पाती। तभी वांग जी वो सब देखता है और उन ग्रैंडमा की हेल्प करता है, जिससे खुश होकर वो ग्रैंडमा वांग जी से पूछती है कि वो कौन है और कहाँ से आया। जहाँ वांग जी उसे सब कुछ बता देता है कि मैं काम की तलाश में गांव से आया था, मगर यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। तभी वो ग्रैंडमा पूछती है तुम रहते कहाँ हो बेटा, जिस पर वांग जी कहता है वो ऐसे ही रोड साइड गार्डन में सोता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ये सुनकर वो ग्रैंडमा समझ जाती है कि वांग जी ने फिर कुछ खाया भी नहीं होगा। यही सोचते हुए वो ग्रैंडमा वांग जी को एक बड़ा वाला मोमोज देते हुए कहती है बेटा लो, पहले इसे खा लो और उसके बाद ये पैम्पलेट लो, इसे रोड पर आते जाते लोगों को बांटो ताकि मेरी शॉप पर लोग आए। वांग जी खुश होकर कहता है जी ग्रैंडमा, और वो पहले उस मोमोज को खाता है और फिर पैम्पलेट लेकर उन्हें बांटने लगता है, जिस वजह से उस ग्रैंडमा के स्टॉल पर लोग आने लगते हैं और कस्टमर ज़्यादा देखकर वांग जी भी उनकी हेल्प करता है। अब सुबह से शाम हो गई थी, वांग जी और ग्रैंडमा अपना स्टॉल बंद करके घर जा रहे थे। तभी वो ग्रैंडमा वांग जी से कहती है तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि हमें कुछ तैयारी अभी करनी होगी, तभी तो हम सुबह यहाँ टाइम पर आकर अपने मोमोज को सेल कर सकते हैं। वांग जी कहता है ठीक है ग्रैंडमा। उसके बाद वांग जी उस ग्रैंडमा के साथ घर पहुँचता है, जहाँ पहले तो वो दोनों डिनर करते हैं और आज पूरे दो दिन बाद घर का खाना खाकर वांग जी को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद उन लोगों ने वेजिटेबल कट करके उन्हें रख दिया और दोनों सो जाता है, क्योंकि ग्रैंडमा ने वांग जी को अपने साथ ही रहने को कह दिया था। और अब वांग जी डेली सुबह ग्रैंडमा के साथ स्टॉल लेकर जाता और अपनी उस स्टॉल को सड़क किनारे लगाती और दोनों फिर मोमो सेल करते। इसी तरह अब वांग जी को खाना और घर दोनों मिल चुका था। अब वांग जी ग्रैंडमा के साथ काफ़ी हैप्पी भी था, जहां अब वांग जी को रहने के साथ साथ 2 वक्त का खाना भी मिल रहा था। इसी तरह 1 हफ्ता निकल चुका था, जहां वांग जी को लगने लगता है कि ग्रैंडमा के साथ काम करके उसे केवल घर और खाना ही मिल सकता है, पैसे नहीं। मगर उसे तो पैसे कमाने हैं अपने फैमिली के लिए, ताकि वो उन्हें एक बेटर लाइफ दे सके और विंग के लिए भी, ताकि वो आगे पढ़ सके, वो अपना नाम बना सके और फिर वो मुझसे शादी कर सके। मगर इन सब के लिए मुझे पैसा चाहिए, वो भी बहुत पैसा, इसलिए अब से मुझे कुछ और काम ढूंढना होगा जहाँ से मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। और यही सोचते हुए उसको नींद आ जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी जैसे ही ग्रैंडमा के साथ सड़क किनारे स्टॉल लगाने जाता है, तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो ग्रैंडमा से कहते हैं यू ओल्ड लेडी, तुम्हें पता है ना इस जगह पे स्टॉल लगाना मना है, फिर तूने क्यों अपना ठेला यहाँ लगा रखा है, जा अपने स्टॉल को लेकर किसी दूसरी जगह जा। ये कहते हुए उस ग्रैंडमा का सारा सामान फेंकने लगते हैं। वहीं वांग जी जब ये देखता है तो वो उन गुंडों से लड़ने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है और वांग जी उन सबको मारकर भगा देता है। तभी ग्रैंडमा कहती है वांग जी तुम ठीक तो हो ना बेटा। वांग जी कहता है जी ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ, पर आप तो ठीक है ना ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। और फिर वांग जी रोड से वो सारा सामान उठाता है और वापस से स्टोर में रखता है। तभी ग्रैंडमा कहती है चलो वांग जी घर चलते हैं, वैसे भी आज का सारा सामान बर्बाद हो गया। वांग जी कहता है और फिर दोनों
ही स्टोर लेकर घर पहुंचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम सीन शिफ्ट करके इधर गुंडों को देखते हैं जो वांग जी के हाथ से पिटने के बाद सीधा अपने बॉस के पास जाते हैं जो नशे में था, और वो उन्हें रोककर पूछता है, हे तुम सब लोगों को क्या हुआ। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है, बॉस बॉस हम आपकी ग्रैंड माँ को परेशान करने गए थे, मगर आपकी ग्रैंड माँ ने अपने साथ एक अल्फा को रखा है जिसने हम सबको मार कर हमारी क्या हालत कर दी है। तभी वो पर्सन कहता है, उस ओल्ड लेडी की इतनी हिम्मत, एक तो बुढ़िया मर भी नहीं रही है, ऊपर से उसने एक अल्फा को रखा है अपनी हिफाजत के लिए, उस बुढ़िया को तो मैं अपने हाथ से मारूंगा। ये कहकर वो पर्सन उठता है और अपने बाकियों के बॉडीगार्ड को लेता है और सीधा उस ग्रैंड माँ के पास पहुंचता है, और फिर उस घर में जाते ही अपनी ग्रैंड माँ को आवाज़ लगाने लगता है, जो देखकर वो ग्रैंड माँ बाहर आती है और उस पर्सन को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेंचाओ। वेंचाओ कहता है, ग्रैंड माँ, मेरी प्यारी ग्रैंड माँ, सुना है आपने अपने साथ किसी अल्फा को रखा है, पर उसकी क्या ज़रूरत थी, जबकि आपका ग्रैंडसन तो आपके पास ही है ना। वैसे भी आप इस उम्र में क्यों अपनी बूढ़ी हड्डियों को तकलीफ़ दे रहे हो। आप अपनी प्रॉपर्टी को मेरे नाम क्यों नहीं कर देती, ताकि आप भी खुश और मैं भी खुश। ये सुनकर वो ग्रैंड माँ कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी प्रॉपर्टी को तुम्हारे या तुम्हारे बाप के नाम बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तुम चाहते हो तुम दोनों मुझसे प्रॉपर्टी हासिल करके अपने उस घटिया बिजनेस को आगे बढ़ाओ और अपने जैसे ही और लोगों को नशे की आदी बनाओ। नहीं बेंचाओ नहीं, मेरे जीते जीत तो तुम्हारा और तुम्हारे बाप का ये सपना बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। इसलिए अब निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भेज दूँगी। जो सुनकर बेंचाओ को गुस्सा आता है और वो कहता है, यू ओल्ड लेडी, तू मुझे जेल भेजेगी, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। और वो उस ओल्ड लेडी का गला दबाने लगता है और कुछ ही देर में वो ग्रैंड माँ अपना दम तोड़ देती है। अब बेंचाओ को जब होश आता है कि उसने क्या किया है, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इस लाश को गाड़ी में डालो और चलो यहाँ से, इससे पहले उन्हें कोई देख ले। ये कहकर वो ग्रैंड माँ को गोद में उठाते हैं और वेंचाओ की गाड़ी में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वेंचाओ जो गाड़ी में बैठकर अपनी ग्रैंड माँ की बॉडी को देखकर कहता है, ग्रैंड माँ, आप मेरी बात मान लेते तो मुझे आपको मानना नहीं पड़ता, पर देखो आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे हाथ से क्या हो गया। उसके बाद हम इधर वांग जी को देखते हैं जो किसी काम से बाहर गया था क्योंकि उसे दूसरी नौकरी मिल गई थी, और यही बात बताने वो ग्रैंड माँ के पास आया था। और आते ही ग्रैंड माँ को आवाज़ देता है, पर ग्रैंड माँ को घर में न पाकर वो सोचता है, ग्रैंड माँ कहाँ चली गई, ग्रैंड माँ कहाँ चली गई है। और फिर शाम तक वो ग्रैंड माँ का आने का इंतज़ार करता है, मगर जब ग्रैंड माँ नहीं आती तो उनकी चिंता होती है और वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है, जहाँ वो हर गली में हर रोड पर ग्रैंड माँ को ढूंढ रहा था, मगर ग्रैंड माँ उसे कहीं नहीं मिलती और अब वो वापस आने लगता है। तभी हम देखते हैं एक ओमेगा बॉय जो क्लब से वापस आ रहा था, अचानक वांग जी के बीच में आने से वो पर्सन अपना कंट्रोल खो देता है और वांग जी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो देखकर वो गाड़ी को एकदम ब्रेक मारता है और वांग जी के पास आते हुए वांग जी को देखता है जो खून से लथपथ रोड पर पड़ा हुआ था। इसलिए वो पर्सन जल्दी से वांग जी को उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है, जहां अब वांग जी का इलाज चलता है। और अब वांग जी के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए थे, वहीं सर पर गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से वो अपनी याददाश्त खो देता है। और जब ये बात डॉक्टर उस पर्सन को बताता है तो वो पर्सन शॉक हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए मगर उस पर्सन की याददाश्त वापस लाइए। डॉक्टर कहता है, मिस्टर जियान चेन, हम कोशिश कर रहे हैं, मगर अब हमें सुबह ही पता चलेगा कि उसे कितना याद है और कितना नहीं। चैन कहता है, ठीक है, आप उसकी अच्छे से देखभाल कीजिए, मैं सुबह आपसे मिलता हूँ। ये कहकर वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी को होश आता है और जब डॉक्टर उसे उसका नाम पूछते हैं तो पहले तो वांग जी अपना नाम नहीं बता पाता और फिर दिमाग पर जोर देता है। जहाँ उसे कुछ विजन आते हैं उसमें कोई तो वांग जी नाम ले रहा था और वांग जी आँखें खोलते हुए कहता है, वांग जी। डॉक्टर कहता है, ओके, अभी आप रेस्ट कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर बाहर आने लगता है। तभी जियान चेन वहाँ पहुँचता है और डॉक्टर को पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसे होश आया, उसका नाम क्या है। जहाँ डॉक्टर जियान चेन को बताता है कि हाँ, वो पर्सन खतरे से बाहर है और ठीक है, मगर जैसे मैंने कहा था वो अपनी याददाश्त खो चुका है। तो ऐसा ही है, वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं, लेकिन उन्हें एक नाम याद आया, वांग जी।
अब हम ये नहीं कह सकते कि ये नाम उनका है या फिर उनके किसी जानने वाले का, मगर उसने अपना नाम वांग जी बताया। चैन कहता है ओके डॉक्टर, तो क्या मैं उस पर्सन से मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहता है जी बिल्कुल। इतना सुनने के बाद चैन वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी उसे देखते हुए कहता है आप कौन हो? तभी चैन कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जियान चैन। वांग जी सोचते हुए कहता है जियान चैन। तभी चैन कहता है हाँ वांग जी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वांग जी कहता है ठीक है। तभी जियान चैन कहता है वैसे क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है? जियान चैन कहता है वैसे तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि तुम पहले से बेहतर हो। वैसे 2-4 दिन हॉस्पिटल में आराम करो, फिर मैं तुम्हें घर ले चलूँगा। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। आप चैन वांग जी से कहता है कि वो चलता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना है। वांग जी कहता है। उसके बाद चैन वहाँ से चला जाता है। इधर चैन जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आता है तभी चैन गाड़ी में बैठते हुए कहता है ड्राइवर गाड़ी ऑफिस ले चलो। उसके बाद चैन का ड्राइवर चैन को लेकर ऑफिस पहुंचता है, जहां चैन के डैड चैन से पूछते हैं कि वो कहाँ था। जो सुनकर चैन बताता है डैड कल मेरे कार से एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया था और उसे काफ़ी चोट आई है, यहाँ तक कि वो पर्सन अपना नाम एड्रेस सब कुछ भूल गया है, इसलिए मैं उससे मिलने गया था। जो सुनकर जियान चैन के डैड कहते हैं चैन तुम्हें पता है ना शराब पीकर गाड़ी चलाना कितना डेंजर है, तुम फिर कहना क्यों नहीं मानते हो? जो सुनकर जियान चैन कहता है आई एम सॉरी डैड। तभी जियान चैन के डैड जियान फेमियान चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा सॉरी का मैं अचार डालूंगा, सोचा अगर उस पर्सन को कुछ हो जाता तो फिर तुम्हारा क्या होता? जो सुनकर चैन कहता है रिलैक्स डैड, मुझे कुछ नहीं हुआ ना, मैं एकदम ठीक हूँ। और हाँ उस पर्सन की याददाश्त चली गई है और जब तक उसकी याददाश्त जा चुकी है तब तक हम ठीक है। वैसे डैड मैंने उस पर्सन को अपना दोस्त बना लिया है। जियान फेमियान कहता है क्यों? जियान चैन कहता है पता नहीं डैड, पर मेरा मन किया तो मैंने बना लिया। जियान फेमियान कहता है चलो ठीक है। उसके बाद वो लोग अपना अपना काम करते हैं और फिर शाम होते ही चैन फिर से वांग जी को देखने पहुंच जाता है और फिर उनसे बातचीत करता है और वांग जी के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। अब चैन का रोज़ का था जहां वो सुबह शाम वांग जी से मिलने आता था, उससे ढेरों बातें करता था और फिर अपने घर जाता था, जहां जियान चैन को अब ऐसे करते हुए पूरा 15 दिन हो चुका था और अब वांग जी के हाथ पैरों से पट्टी हटने वाली थी, इसलिए चैन जल्दी से वांग जी के पास पहुंचता है और फिर डॉक्टर आते हैं वांग जी के हाथ पैरों से प्लास्टर हटाते हैं और उसके बाद चैन वांग जी को डिस्चार्ज करके अपने ही एक अपार्टमेंट में ले जाता है और वांग जी को बताता है कि ये तुम्हारा अपार्टमेंट है। जो सुनकर वांग जी तो शौक, क्योंकि अगर वो उसका अपार्टमेंट होता तो उसे वहाँ अपनापन फील होता, मगर वो जगह वांग जी के लिए एकदम नई थी, जहाँ ना किसी प्रकार की फीलिंग थी ना ही कुछ और। लेकिन अभी वांग जी की याददाश्त जा चुकी है तो उसे लगा कि शायद वो भूल गया। उसके बाद चैन वांग जी के लिए एक सर्वेंट भी रखता है और फिर वांग जी को उस अपार्टमेंट में छोड़कर अपने मैंशन में निकल जाता है। इधर वांग जी जब दोबारा उस रूम को देखता है, उस अपार्टमेंट को देखता है तो उसे बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि ये उसका अपार्टमेंट है। फिर सर्वेंट आकर उसे दवा देता है और वांग जी को आराम करने को कहकर दूसरे रूम में चला जाता है। इधर वांग जी भी अपनी आंखों को बंद करता है और सो जाता है, क्योंकि अभी वांग जी के सिर पर पट्टी थी, उसका सर का घाव अभी भी नहीं भरा था, इसलिए वो मेडिसिन लेते ही सो जाता है। अब नेक्स्ट डे फिर से चैन वांग जी से मिलने आता है, उसके साथ बातचीत करता है और फिर अपने ऑफिस चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब वांग जी के एक्सीडेंट को पूरा 1 महीना बीत चुका था। अब वांग जी के सर से पट्टियाँ भी हट चुकी थी, इसलिए चैन हैप्पी होते हुए कहता है अब कल से तुम अपने ऑफिस को संभालोगे। वांग जी शॉक होकर कहता है ऑफिस? चैन कहता है हाँ वांग जी, तुम्हारा ऑफिस शायद सर पर चोट लगने की वजह से तुम ये भी भूल गए हो कि तुम शिपिंग यार्ड के CEO हो। वांग जी शौक होकर कहता है क्या शिपिंग यार्ड? चैन कहता है हाँ वांग जी, तुम भूल गए, पूरे समुद्र पर तुम्हारा राज चलता है, तुम्हारे हजारों शिप चलते हैं। वांग जी शौक होते हुए कहता है शिप? चैन कहता है हाँ शिप, चलो मैं तुम्हें आज शिपिंग यार्ड ही ले जाता हूँ। उसके बाद चैन वांग जी को शिपिंग यार्ड ले जाता है, जहाँ बड़े बड़े पैसेंजर शिप, यहाँ तक कि छोटे छोटे बोट सभी कुछ खड़े थे। वहीं चैन वांग जी को बताता है कि ये सब तुम्हारा है। वांग जी तो शॉकिंग नज़रों से वो सब देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने दिमाग पर जोर देता है कि क्या ये सच में उसी का है या फिर इसके पीछे कुछ तो चक्कर है, लेकिन वांग जी को कुछ
धुंधले ही विजन आते हैं जिससे वो केवल अपना ही नाम सुनता है। और फिर चैन वांग जी को शिप के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। और फिर शाम को वो लोग वापस आ जाते हैं, जहां वांग जी तो रात को भी यही सोच रहा था कि क्या सच में वो शिप यार्ड उसका है। वांग जी अब पूरी रात यही सोच रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ चैन को देखते हैं, जो अपने डैड से बात कर रहा था कि डैड, अभी तो उसको यकीन नहीं हुआ कि वो शिप यार्ड उसका है, मगर बहुत जल्द मैं उसे यकीन दिला दूंगा। फेमियान कहता है ठीक है चैन। उसके बाद नेक्स्ट डे से चैन वांग जी को ऑफिस ले जाने लगा, जहां वो हर चीज़ के बारे में वांग जी को बताने लगा। वांग जी भी धीरे धीरे समझ गया था और अब वांग जी अच्छे से अपने काम को हैंडल किया करता है। वहीं वांग जी सब कुछ भूल गया था। इसी का फ़ायदा चैन और फेमियान उठा रहे थे। वो वांग जी की आड़ में अपना काम कर रहे थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर वांग जी के मॉम डैड को वांग जी की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि पूरे 2 साल हो गए थे वांग जी ना ही गांव लौटा था और ना ही कोई खबर भिजवाई थी। इधर भी अभी भी अपने माँ के साथ रहकर सब्जियां बेचा करता था और अपना और अपनी माँ का पेट भरता था, क्योंकि विंग के सेकंड डैड भी गुजर गए थे। वहीं कांसा सेरेन की हालत भी ख़राब थी और अब वो बिस्तर पर पड़ी थी। अब सारी जिम्मेदारी विंग के ऊपर ही थी, इसलिए उसने आगे पढ़ने का सपना भी छोड़ दिया था और गांव में रहकर वेजिटेबल उगाता उन्हें मार्केट में बेचा करता था। मगर जब भी वो मार्केट में अपनी सब्जी बेचता था तो उसे हमेशा से ही वांग जी की याद सताती थी, क्योंकि जब भी वो दोनों मार्केट में बैठते थे तो वांग जी अपने आप विंग की सब्जियां बेचा करता था। वहीं विंग अपनी बुक को पढ़ता रहता था, लेकिन आज विंग के हाथ से वो बुक गायब हो चुकी थी। समय के साथ और माँ की जिम्मेदारियों की वजह से उसके हाथ में बुक छूट गई थी और हाथ में काम करने का हुनर आ चुका था। मगर वो अब वांग जी की बातों को भी याद करता था कि वांग जी ने कहा था कि वो उससे शादी करेगा, वो उसके सपने पूरे करेगा। विंग यही सब अपने मन में बड़बड़ाया जा रहा था कि वांग जी, तुम पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए कि तुमने पिछले 2 सालों से ना ही अपनी फैमिली से मिलने आए और ना ही मुझसे मिलने। क्यों वांग जी, क्यों? कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं आया ना? विंग यही सब सोच रहा था और अपनी वेजिटेबल बेच रहा था। अब हम इधर देखते हैं, वांग जी की मॉम लेनी अपने हस्बैंड से कह रही थी, कुरेन, हमारे बेटे को गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। वो इन 2 सालों में एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया, ना ही उसने कोई खबर भेजी है। कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया ना? इसलिए प्लीज़ तुम शहर जाओ और मेरे बेटे को ढूंढो। कुरेन कहता है, लेनी, वो इतना बड़ा शहर है, हम वांग जी को कहाँ ढूंढेंगे? लेनी कहती है, मैं नहीं जानती, तुम कहीं से भी मेरे बेटे को ढूंढो। और वो ये कहते कहते वो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके बाद कुरेन लेनी को सुला देता है और फिर बाहर आकर आसमान की तरफ मुंह करके देखते हुए कुछ सोचता है। तभी सेचेन बाहर आकर कहता है, पिताजी, क्या बात है, आप यहाँ क्यों बैठे हो? जो सुनकर कुरेन सेचेन से कहता है, सेचेन, मैं तुम्हारी माँ को लेकर परेशान हूँ। वो अब वांग जी को काफ़ी मिस करती है और उसे ढूंढने को कहती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि हम उसे कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ना ही उसका एड्रेस है और ना ही हम ये जानते हैं कि वो जिंदा भी है या फिर। तभी सिचेन कहता है, पिताजी, ये आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा नहीं है, हमारा वांग जी एकदम ठीक होगा। कुरेन कहता है, ठीक है तो कहाँ है वो? क्या उसे एक बार ये सुध नहीं आई कि यहाँ उसके माँ बाप हैं? हमसे आके मिले, पर नहीं, मेरे बातों का उसे इतना बुरा लगेगा कि वो हमें बिना बताए शहर चला गया और वापस एक बार भी लौटकर नहीं आया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी माँ को कैसे संभालूं और कैसे वांग जी को ढूंढूं। तभी सिचेन कहता है, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम सब भी शहर चले, हम कुछ काम कर लेंगे और वांग जी को भी ढूंढ लेंगे। जिसे सुनकर कुरेन तो एकदम शांत हो जाता है। वो कुछ भी जवाब नहीं देता और सिचेन की पीठ को थपथपाते हुए कहता है, रात काफ़ी हो गई है, अब सो जाओ। इतना कहकर वो अंदर चले जाते हैं। मगर अब कुरेन के दिमाग में सिचेन की बात घर कर गई थी कि क्यों ना हम शहर चले। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग कुरेन सिचेन से कहता है वो सब सामान पैक करे और फिर वो लोग भी शहर आ जाते हैं। जहां आते ही कुरेन सबसे पहले किराए पर एक घर लेता है और फिर वहां घूमते हैं, जहां वो अपने लिए एक शॉप ढूंढते हैं, क्योंकि अब शहर में उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। और अब वो गांव में फिश पकड़ने का काम करते थे, तो यहाँ भी उन्होंने उसी की शॉप चुनी और फिर अपना गुजारा करने लगे। जहाँ कुरेन और सिचेन तो फिश शॉप पर काम करते थे,
वहीं लेनी जो घर में बैठे बैठे थोड़ी बहुत ज्वेलरी बनाई करती थी, क्योंकि लेनी जो भी ज्वेलरी पहनना करती थी उसे देखकर आसपास की लेडी लेनी से पूछा करते थे कि ये ज्वेलरी कहाँ से आई, कहाँ से खरीदी, ये बहुत सुंदर है। जो सुनकर लेनी उनको जवाब दिया करती थी कि ये उसने बनाई है, क्या आपको भी चाहिए तो वो बना देगी। फिर लेनी ज्वेलरी बनाती थी और अपने पड़ोसियों को देती थी, तो पड़ोसियाँ फ्री में वो ज्वेलरी नहीं लेते थे बल्कि लेनी को कुछ पैसे दे देती थी। ये देखकर तो लेनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या वो इस तरह की ज्वेलरी बनाकर अर्निंग कर सकती है। और फिर लेनी के दिमाग में आइडिया आता है कि वो कुछ और ज्वेलरी बनाएगी और उन्हें सेल करेगी। इधर कुरेन और सिचेन फिश को इतने अच्छे से साफ़ करते थे कि ये देखकर सभी ग्राहक उनसे ही फिश खरीदा करते थे। और फिर देखते ही देखते कुरेन की किस्मत चमकने लगी। उसने एक और दूसरी शॉप ओपन कर दी और अपने साथ भरोसे वाले आदमी भी रखे और उन्हें भी काम सिखाया। धीरे धीरे वो शॉप तीसरी, चौथी, इसी तरह का वो शॉप कंपनी में तब्दील हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला, मगर कंपनी चलाने के लिए पढ़ाई और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए था। जहां उनके अंदर एक्सपीरियंस तो था मगर उनकी एजुकेशन कम थी, इसलिए कुरेन सिचेन को प्राइवेट ट्यूशन लेने के बारे में कहता है, क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है तो एक्सपीरियंस के साथ साथ एजुकेशन भी चाहिए, जिस चीज़ के लिए सिचेन मान जाता है। और अब वो बिजनेस से रिलेटिव ट्यूशन लेने लगता है और देखते ही देखते सिचेन बिजनेस में काफ़ी अच्छा बन गया था। साथ ही वो अपने डैड को समझाता है कि अगर अब हमें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो हमें फिर सीधा मछुआरों से ही लेना चाहिए, क्योंकि जितनी ताज़ी मछलियाँ होगी तो उतना ही उनका स्वाद भी और उनके ग्राहक को भी तसल्ली ताज़ी और फ्रेश फिश खाने को मिलेगी। सिचेन की बात सुनकर नेक्स्ट डे ही कुरेन अब सीधा मछुआरों से संपर्क करता है, जहां वो छोटी बड़ी सभी फ्रेश मछलियाँ खरीदते हैं और उन्हें पैकेट फूड की तरह सप्लाई करने लगे। उनमें हर प्रकार की मछलियाँ आने लगी और देखते ही देखते कुरेन और भी बड़ा बिजनेसमैन बन गया। वहीं मैडम लेन भी ज्वेलरी बनाते बनाते उन्होंने भी अपनी एक छोटी सी शॉप खोल दी थी, जहां उन्होंने अपने साथ कुछ और लेडीज़ को मिला लिया था। और अब देखते ही देखते लेन कुरेन ने 1 साल के अंदर ही अपना बिजनेस खड़ा कर लिया था और अब वो चाइना के टॉप 10 बिजनेसमैनों के लिस्ट में आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अब 3 साल बीत चुके थे मगर वांग जी का अभी भी अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब एक दिन जब वांग जी किसी काम से शिपयार्ड पर गया था तो वहाँ वांग जी ने चेन और उसके डैड को देखा, जो उस शिपयार्ड के केबिन में बैठकर किसी पर्सन से बात कर रहा था कि हमने वांग जी का इस शिपयार्ड का मालिक इसलिए बनाया है ताकि कभी हम पकड़े जाए तो जेल वांग जी जाएगा, ना कि हम। वांग जी ये सुनते ही शौक कि फिर वो दूसरे पर्सन को देखता है जिसने वांग जी की तरह अपनी बैग किए हुए खड़ा था। इसलिए वांग जी उस पर्सन का फेस नहीं देख पाया और वांग जी बिना सोचे समझे अंदर जाते हुए कहता है, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? और चेन, तुम क्या कह रहे थे कि अगर कभी हम फंसेंगे तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी? क्यों, ऐसा क्या हो रहा है इस जगह पर जो पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी? चेन वांग जी को शांति से बात करने को कहती है, मगर वांग जी की उतावली देखकर सामने वाला पर्सन कहता है, वांग जी इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं बताता हूँ ना, पुलिस वाले तुम्हें क्यों गिरफ्तार करेंगे। तो सुनो, मेरा नाम है वेन रुहा और फेमियान मेरा पार्टनर है। हम दोनों इस शिपयार्ड के जरिए गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स का कारोबार करते हैं और हाँ, हमें एक पर्सन ऐसा चाहिए था जो ईमानदार हो, वफादार हो, और तभी किस्मती से हमें तुम मिल गए और तुम्हारी याददाश्त भी जा चुकी थी, इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और तुम्हें इस शिपयार्ड का मालिक बनाया, ताकि कभी अगर पुलिस को हमारे काम के बारे में पता चले तो पुलिस हमें नहीं बल्कि तुम्हें गिरफ्तार करे, क्योंकि तुम इस शिपिंग कंपनी के मालिक हो और ये यार्ड तुम्हारा है। ये कहकर तीनों हंसने लगते हैं। तभी चैन आगे आते हुए कहता है, सॉरी माय फ्रेंड, सॉरी, मैंने तुम्हारी याददाश्त जाने का फ़ायदा उठाया, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन तुम चाहो तो तुम हमारे साथ मिलकर हमारे बिजनेस में हमारा हाथ बढ़ा सकते हो। वैसे भी आज देखो, तुम्हारे पास नाम है, शोहरत है, दौलत है, इसलिए अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और आओ तुम भी हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। जो सुनकर वांग जी कहता है, तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है,
जो तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारे इस तरह के घटिया काम में तुम्हारा साथ दूंगा। और हाँ चैन, तुमने मेरी याददाश्त जाने का फ़ायदा उठाया ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर वांग जी जाने लगता है, मगर तभी फेमियान वांग जी के सर पर रॉड से वार कर देता है। जो देखते हुए चैन कहता है, डैड ये आपने क्या किया? फेमियान कहता है, चैन तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा कि ये हम सबको बताएगा अगर ये पुलिस स्टेशन चला जाता तो। तभी चैन कहता है, नहीं डैड ऐसा कुछ नहीं होता, मैं वांग जी को समझा लेता, वो मेरी बात सुन लेता, मगर आपने देखो आपने क्या किया। इतना कहते ही जैसे चैन वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी के सर से ब्लड आ रहा था, जो देखकर चैन कहता है, डैड। तभी फेमियान कहता है, क्या ये मर गया? चैन कहता है, शायद डैड। तभी बेन रोहन कहता है, फेमियान चैन इस बॉडी को ठिकाने लगाओ, तुम्हें पता है ना अभी हमारा एक कंसाइनमेंट आने वाला है। तभी चैन कहता है, आप चिंता मत कीजिए अंकल, वैसे भी अब ये मर चुका है और हमारा किसी काम का भी नहीं रहा। ये कहकर दोनों बाप बेटे मिलकर वांग जी की बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहां समुद्र में वही मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे थे जो लेन कुरेन के लिए मछलियां पकड़ा करते थे। उन्हीं लोगों की नज़र वांग जी पर पड़ जाती है और वो वांग जी को बाहर निकाल कर देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये तो हमारे मालिक वांग जी है। इतना कहने के बाद वो लोग वांग जी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां वांग जी का ऑपरेशन होता है। और अब डॉक्टर बाहर आने के बाद उन लोगों से कहता है कि वो अब खतरे से बाहर है, कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। उसके बाद उनमें से एक पर्सन वहीं रुककर वांग जी का ख्याल रखता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी को होश आता है तब वो अपने सामने उस पर्सन को देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? वो पर्सन कहता है, सर मेरा नाम न्यू हुसैन है और मैं एक मछुआरा हूँ, मैं आपके ही शिपयार्ड में काम करता हूँ। वांग जी कहता है, शिपयार्ड? और फिर वो सब कुछ याद करता है, जहाँ उसे अपनी पुरानी बातें, नाम, गांव, यहाँ तक कि उसके माँ बाबा, भाई भी, वो सब याद आ जाते हैं। और तो और कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था, कि कैसे वो चैन से मिला, उसने क्या क्या बताया और फिर कैसे उसे यूज किया। यही सब सोचते हुए वांग जी को काफ़ी गुस्सा आता है और न्यू हुसैन से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल में कौन लाया? न्यू हुसैन कहता है, हाँ मैं मेरे डैड और मेरे गगन नीमिंजू और 2-4 लोग थे। वांग जी कहता है, उन सबको यहाँ बुलाओ। न्यू हुसैन कहता है, जी अभी बुलाता हूँ। इतना कहकर वो सबको कॉल करता है और हॉस्पिटल बुलवाता है, जहाँ कुछ देर बाद वो सब लोग आ जाते हैं। वांग जी उनसे कहता है, देखिए पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई, और दूसरी चीज़ आप लोगों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। तभी नीमिंजू कहता है, क्यों क्या हुआ सर? वांग जी कहता है, दरअसल यार्ड में बहुत कुछ गलत चल रहा है, इसलिए उन लोगों ने मुझे मारा है और मैं चाहता हूँ कि अब उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हें उनकी असली जगह पहुँचाने के बाद ही मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। वो सभी लोग कहते हैं, जी सर। उसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं। अब वांग जी कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहता है, जहाँ उसे अब हर समय विंग की याद आती रहती थी। वहीं अपने मॉम डैड को मिस करता रहता था। इसलिए करीब 1 हफ्ते बाद जब वांग जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है तो वो सबसे पहले विंग से मिलने जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि विंग के घर पर काफ़ी भीड़ लगी है। वांग जी उस भीड़ को चीरते हुए आगे जाता है तो देखता है सामने कांसा सेरेन की बॉडी रखी हुई है और वहीं साइड में विंग बैठा था। तभी वांग जी कहता है, विंग जैसे ही ये आवाज़ सुनता है वो वांग जी को देखता है और पहले तो शॉक, क्योंकि वांग जी पूरे 3 साल बाद वापस आया था। वहीं जब वांग जी विंग के पास जाता है तो विंग तुरंत ही वांग जी को हक कर लेता है और तभी विंग भी वांग जी को हक करके इमोशनल होता है। उसके बाद फ्यूनरल का सारा काम होने के बाद विंग वांग जी से पूछता है, वो इतने साल कहाँ था, क्या कर रहा था, वो गांव से भागा क्यों था? जो सुनकर वांग जी विंग को सब कुछ बताता है कि वो शहर इसलिए गया था क्योंकि उसे बहुत पैसे कमाने थे, तुम्हें आगे पढ़ाना था, तुम्हारे हर सपने को पूरा करना था, क्योंकि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आज से नहीं बल्कि बचपन से ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता था। मगर जब उस रात उस होटल में तुमने कहा कि तुम ऐसे अल्फाज से शादी करना चाहते हो जो रिच हो, तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा कर सके, तुम्हें आगे पढ़ाए, तो बात मुझे बुरी लगी और मैं
तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए शहर चला गया। जो सुनकर विंग शॉक था, क्योंकि विंग को नहीं लगा था कि वांग जी उसे इतना प्यार करता है कि वो उसकी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप, भाई, यहाँ तक कि गांव छोड़कर चला जाएगा। उसे नहीं पता था। इधर वांग जी विंग से पूछता है कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। जो सुनकर विंग बताता है कि वो तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही 1 साल पहले गाँव छोड़कर चले गए। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ वांग जी। और अब वांग जी विंग के माँ के बारे में पूछता है कि उन्हें क्या हुआ था, जहाँ विंग वांग जी को सब कुछ बताता है। और